हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर हैं और स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। जी हाँ, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रोजाना आपसे मेरी मुलाकात होती है जीना सीखो कार्यक्रम में और आपको हम बताते हैं कैसे आपको अपना ख्याल रखना है, कैसे आपको जीना सीखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तरीका क्या है अपना ख्याल रखने का, कैसे हम जीना सीखें। तो आसान से टिप्स आपको बताते हैं हम, इसीलिए तो आपसे रोजाना मुलाकात करवाते हैं हम आचार्य मनीष जी की, जो आपको बताते हैं कैसे आपको स्वस्थ रहना है, कैसे आपको निरोग रहना है। तो आज फिर से आपसे करवाते हैं मुलाकात। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार। जीना सीखो कार्यक्रम में आपका और सब दर्शकों का स्वागत है। तो आचार्य जी, आज क्या टिप्स है हमारे दर्शकों के लिए, आज क्या सिखाने वाले हैं आप उनको? आज भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो भारत पूरे विश्व की राजधानी बन गया अभी, कैंसर की राजधानी। तो कैंसर की राजधानी पूरा विश्व अभी में भारत बन चुका है। तो आज हम कैंसर पे बात करेंगे। कैंसर क्या होता है, क्यों बढ़ रहा है, कैंसर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह कैंसर हो ही ना, हम वो सारी बातें आज इस जीना सीखो कार्यक्रम के दौरान करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से यही जानते हैं कि कैंसर आखिरकार बढ़ क्यों रखा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोगों में आजकल कैंसर की समस्या आम हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक रोग है ये इंडिया में। आचार्य जी देखिए, कैंसर को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं एसिडिटी और एल्कलिनिटी। हम पढ़ते हैं बचपन से कि एसिडिक एनवायरनमेंट और एल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो आज हमारा जो खान पान है, हमारे जो पूरे दिन के खाने पीने में लगभग 80 से 90% खाना हम पका हुआ खा रहे हैं, मार्केट का खा रहे हैं या प्रोसेस्ड खा रहे हैं या प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट में पूरा दिन रहती है, हमारा पीएच लेवल बिगड़ रहता है। जबकि एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एल्कलाइन डाइट, सही डाइट हमारी नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत में कैंसर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, खाने पीने की गलतियाँ, लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस या दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। जैसे एक व्यक्ति है जिसको बीपी हो गया, अब उसको बोला जाता है गोली खाओ। कब तक खाओ? ज़िंदगी भर खाओ। अब एक व्यक्ति बीपी की गोली ज़िंदगी भर खाए जा रहा है, एक व्यक्ति शुगर की गोली ज़िंदगी भर खाए जा रहा है। हर गोली का साइड इफ़ेक्ट है। तो बीपी की गोली, शुगर की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली, बुखार की गोली, भारत में गोलियां गोलियां गोलियां। पहले 1947 से पहले अंग्रेज़ हमें गोलियां मारते थे और छाती पे, पीठ पे गोलियां मारते थे। आजकल गोलियां खिला के मारते हैं। कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं है। असूल क्या कहता है कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, तो आप गोली टेम्परेरी लो, अपना लाइफस्टाइल बदलो, खाना पीना ठीक करो, ताकि ज़िंदगी भर वो गोली ना खानी पड़े। अगर हमें बचना है कैंसर से तो हमें दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में खाने पीने को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम कैंसर से लड़ पाएंगे और कैंसर को हरा पाएंगे। और अभी भारत में जो चल रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम पे, मॉडर्न पैथी में क्या होता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो सर्जरी बताया जाता है। पहले एफएनएससी या बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी करके या एफएनएससी करके टुकड़ा निकाल के बताया जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है। कैंसर कहीं और का सेल नहीं है, हमारा ही अपना सेल है, लेकिन वो सेल अपनी नेचर चेंज कर चुका है, मतलब मल्टीपल ग्रोथ ले रहा है। तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं, जब वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ले रहे हैं तो हमें कैंसर की संभावना, कैंसर हो रहा है। फिर वो सर्जरी बताते हैं मॉडर्न पैथी में, फिर बताते हैं वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। जबकि मैं आपसे बताऊंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल एक तरह का बॉडी में फ्री हैं, वो कोई उनका कोई बाइंड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नंगे पांव घास पे घूमते हैं, अर्थिंग या सही डाइट लेते हैं, वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर हमें कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह मैं बोलूँगा कि अब आज जो हम जो खाना खा रहे हैं, आग लगा भोजन खा रहे हैं या मार्केट वाला प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या जानवरों से प्राप्त पदार्थ ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में IGF-1 का निर्माण हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक तरह की एनर्जी डेवलप हो रही है। लेकिन ये एनर्जी जब यूज़ नहीं होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो हमारी बॉडी में ये जो IGF-1 की उत्पत्ति हुई, ये कैंसर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसीलिए अर्थिंग,
फास्टिंग, एल्कलाइन डाइट और आप अपनी बीमारियों को जो रिवर्स करने की टेक्निक सीखोगे, उससे हम अपने कैंसर को हरा भी सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप बहुत अहम जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं और एक स्टडी भी सामने आई है कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी आचार्य जी, उसमें ये बताया गया था कि मिलियंस में संख्या बढ़ रही है जिन्हें कैंसर हो रहा है और हर साल 12% संख्या बढ़ जाती है कैंसर पेशेंट की। क्यों ये मतलब इतना ज़्यादा एकदम से ही बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है आचार्य जी? मैंने वजह बताई ना, वजह है स्ट्रेस, खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल। ये बहुत बिगड़ता जा रहा है और दवाइयों का अत्यधिक सेवन। जब तक हम इन सब चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, दवाइयों के अत्यधिक सेवन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्ट्रेस लेवल को, खुश रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये दिक्कतें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। और ऐसे ही भारत अभी कैंसर कैपिटल बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट भारत में ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें भारत में ही हो रही हैं इस टाइम। तो कैसे इसे ठीक किया जाए आचार्य जी? खान पान में बदलाव करना होगा, दिनचर्या में बदलाव करना होगा, कैसे होगा ये? देखिए आज की डेट में हर जगह स्ट्रेस है। देखो अब जैसे बहुत सारे लोगों को तो यही स्ट्रेस है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ट्रैफिक में रोज फंस जाते हैं, वो भी स्ट्रेस है। ऑफिस लेट पहुंचते हैं, वो भी स्ट्रेस है। बॉस ने डांट दिया, वो भी स्ट्रेस है। आज आप घर में टिफिन ले जाना भूल गए, वाइफ ने पूछ लिया कि टिफिन क्यों भूल आए और उसने 2-4 डायलॉग मार दिए, वो भी स्ट्रेस है। हर तरह का स्ट्रेस, तनाव जो है वो मेरे प्रणाली पर जब तनाव पड़ता है, जैसे अब अगर हम एक चेन को लगातार तनाव डालेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। अगर हम किसी रस्सी को लगातार खींचते रहेंगे, तनाव रहेगा तो टूट जाएगी। ऐसे ही किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में जो तनाव हमारी प्रणाली पर पड़ेगा तो हीलिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी। IGF-1 का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, जिसको मैंने बताया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसका लेवल बढ़ गया तो उसके बाद हमारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और वो हो क्यों रहा है? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि हम दिवाली से पहले एक दिन मनाते हैं बड़ी शुभ धूमधाम से, जिसको भारत में धनतेरस बोला जाता है, धनवंतरी का दिवस। अब हम अपने धनवंतरी को भी भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब धनवंतरी महाराज प्रकट हुए थे तो अपने दोनों हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। उनके कई हाथ थे क्योंकि भगवान थे, तो उनके एक हाथ में एक जीव था। उस जीव को बोलते हैं लीच, यानी कि रक्त मोक्षण। लेकिन किसी भी जगह पे मॉडर्न पैथी में रक्त मोक्षण को अमेरिका जरूर यूज़ कर रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। जबकि गले की गांठ, चेहरे पे कैंसर या कोई भी ऐसी जगह पे कैंसर जहाँ से गांठ नज़र आती हो, वो लीच थेरेपी से, लीच को लगाकर उस गांठ की गंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसको चूसा जा सकता है, उसको बर्न किया जा सकता है। लीच बड़ा इंटेलिजेंट जीव है जिसको जोंक बोलते हैं। हमारे देश में कितने गांव में तालाब होते हैं तो वहाँ जोंक पाई जाती है, लेकिन ये जोंक की किस्म डिफरेंट है। ये आयुर्वेद में पंचकर्म में रक्त मोक्षण के नाम से इस जोंक को बोला जाता है। ये जोंक इतना इंटेलिजेंट जीव है कि मान लो किसी के गले पर गांठ हुई, वहाँ हमने जोंक लगाई तो सारा गंदा खून चूस लेगी, और जब गंदा खून आना बंद हो जाएगा तो अपने आप को छोड़ देगी वहाँ से, या जब उसका पेट भर जाएगा तो गंदगी चूस के वो उसको छोड़ देगी। और लीच इतनी सी होती है और इतनी मोटी हो जाती है, फूल फूल के सारी गंदगी चूस के। उसके बाद हल्दी लगा के लीच हट जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं लीच को, और लीच को उल्टी करा देते हैं, तो लीच अपनी सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है और लगभग 7 दिन बाद दोबारा तैयार हो जाती है गंदा खून चूसने के लिए। अब अमेरिका में लीच थेरेपी का जो लीच के मुंह में जो लार है, जो लीच के मुंह में जो लार है, उसको हिरोडिन बोला जाता है। हिरोडिन थेरेपी की एक सीटिंग की कीमत अमेरिका में 1 लाख रुपए है, जबकि भारत में यही कीमत 1500-2000 रुपये पर सीटिंग की कीमत पड़ती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि विदेशियों ने इस लीच थेरेपी को, हमारे धन्वंतरी के हाथ में जो वो जीव था उसको अपना लिया, लेकिन भारत में आयुर्वेद पंचकर्म के भी बहुत सारे विद्वान डॉक्टर्स इस बात पे अभी इतना ज़्यादा एकमत नहीं है। जबकि अगर आप गूगल करोगे तो 85 रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि कैसे लीच थेरेपी से, ऑटोफेजी से, ऑटो इम्यून डाइट से, खाने पीने का सिस्टम सेट करके इम्यूनिटी को बढ़ाकर भी आप कैंसर को हरा सकते हो। उपवास से, जैसे ये 2016 में जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं योशिओ रियोसुमी, उनको नोबेल प्राइज़ इस बात पे मिला ऑटोफेजी का,
कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो बॉडी के बुरे सेल्स को अच्छे सेल खुद ही खा जाएंगे। यानी कि बॉडी स्वयं ही कैंसर को ख़त्म कर देगी, आउट ग्रोथ को ख़त्म कर देगी। शर्त क्या है? ऑटोफेजी, जो आयुर्वेद में बताया गया था, लंघन परम औषधम, की उपवास ही परम औषधि है। अच्छा आचार्य जी, कैंसर की जब शुरुआत होती है शरीर में, शुरुआत के वक्त में ही ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर की जो समस्या है वो आगे ना बढ़े, वो ज़्यादा उत्पन्न ही ना हो? देखिए, सारा खेल डाइट का है। अगर पूरा भारत सुबह उठकर खाली पेट हफ्ते में 5 दिन इतना बड़ा हल्दी का टुकड़ा और 10 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दे खाली पेट सुबह उठते ही, मैंने बताया उकड़ू बैठकर, तो कैंसर कभी होगा ही नहीं। अगर कैंसर होने वाला भी है तो पहले ही ठीक हो जाएगा। पुराने टाइम पे लोग दातुन करते थे, तो दातुन नीम और बबूल का होता था, किक्कर का होता था। आजकल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है जिसके ऊपर नीला निशान, काला निशान या लाल निशान है, उसमें SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, झाग बनाने वाला एक तत्व, वो कैंसर कारक है। अब टूथपेस्ट जब आप करते हो तो कम से कम आपको आधा मिनट से 1 मिनट तो टूथपेस्ट करने में लगता है। 7 सेकंड लगते हैं बॉडी को हमारे सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे की हमारी ग्रंथियाँ हैं, वहाँ से गंदगी को चूसने में। तो हम सुबह सुबह उठते जो टूथपेस्ट करते हैं वो भी कैंसर कारक है। तो उसमें SLS है, SMS है, सोडियम लोरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट। तो अगर आप चाहते हो वापस कैंसर से बचना, तो मैं तो बोलूँगा दोबारा से नीम की दातुन शुरू करो। ये नीम की दातुन ही बचाएगी आपको। आप याद होगा, जब भी मौसम बदलता था, कुछ हमारे देश के कुछ प्रदेश हैं जहाँ नीम की कोमल कोपलें खाई जाती हैं। जैसे आपको याद होगा पुराने टाइम पे, बचपन में जब हमें कोई भी मुंह पे दाने होते थे, चेहरे पे दाने होते थे, पीठ पे दाने होते थे, फोड़े होते थे, तो हमें नीम का काढ़ा पिलाया जाता था, कड़ी पत्ते का काढ़ा पिलाया जाता था गिलोय के साथ। तो वो हमारा ब्लड प्यूरीफायर था। वो ब्लड प्यूरीफायर की ज़रूरत है आज बॉडी को। तो वापस मैं बोलूँगा, नीम की कोमल पत्तियाँ, जब भी नीम का मौसम आता है, नीम की कोमल पत्तियाँ जब पतझड़ के बाद दोबारा आती हैं, तो वो मौसम नीम की पत्तियाँ चबाने का होता है। और मीठी नीम तो आपको मैं बोला, कड़ी पत्ता तो मैंने बोला रोज़ ही खाने के लिए बोल दिया, हफ्ते में 5 दिन खाने के लिए बोल दिया, तो कैंसर होगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको अपनानी पड़ेंगी। आचार्य जी, क्योंकि आपने कहा कि हल्दी का टुकड़ा आपको सेवन इसका करना चाहिए, क्या सारे पेशेंट को भी करना होगा? पाइल्स वाले पेशेंट को भी करना होगा? कैंसर की अलग अलग स्टेजेस होती है। देखिए, हल्दी रामबाण है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस है। तो हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी है। सेम नीम के ऊपर भी यही गुण लागू होते हैं। तो नीम के कोमल पत्ते और हल्दी की गांठ, ये दोनों आपको बचा सकते हैं। और कड़ी पत्ता, नीम को मीठी नीम ही कहा जाता है। मैं कड़ी पत्ता बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कड़ी पत्ता भी नीम ही है, तो कड़ी पत्ता भी चबाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रख सकते हैं। pH लेवल का ध्यान रखें। जैसे पानी भी है आज की डेट में, तो हम RO का पी रहे हैं, हम फ्रिज में रखा पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। जबकि अगर हम चाहें तो हमें अपने सिर्फ खाने पीने को ठीक करना है, तो खाने पीने को ठीक करके भी हम काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आचार्य जी, एक हमारा सवाल आ रहा है दर्शक का, जो कि दिल्ली से है। राधिका जी पूछ रही हैं कि उन्हें कैंसर की समस्या है, दर्द भी इसमें उन्हें होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कैसे उसे वो ठीक करें? तकरीबन 1 साल का समय उन्हें हो चुका है। देखिए, ये हमें उनसे जानना पड़ेगा कि कैंसर कहाँ पे है। कैंसर ब्रेस्ट में है, ब्लड में है, कोई गांठ है, पेट में है, लीवर में है। कैंसर बॉडी में कई जगह होता है। मतलब जिस जगह पे आउटग्रोथ होगा, हम उसको कैंसर बोल सकते हैं, कि जहाँ पे सेल्स बिना किसी कंट्रोल के अपने आप बढ़ रहे हैं। और कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो भारत में डायग्नोसिस का तरीका है, एक कैंसर के 2 तरह के सेल्स मान लो, एक आइडोलेंट मान लो, एक अग्रेसिव मान लो। अभी थोड़े दिन पूर्व जो हमारे पार्टनर है, मेरे पार्टनर इस हॉस्पिटल में जो को फाउंडर हैं, डॉक्टर बिस्रूप, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। मतलब एक रैबिट और एक कछुए का मॉडल कैंसर क्योर को करने के लिए, कि बॉडी में कैंसर के 2 तरह के सेल्स हैं, एक आइडोलेंट और एक एग्रेसिव। अब एग्रेसिव आप खरगोश को मान लो, आइडोलेंट मान लो, अब कछुए को मान लो। मतलब एक कमरे में अगर कछुआ है तो वो कुछ कमरे को कोई तहस नहस नहीं करता, कमरे को बिगाड़ता नहीं।
तो ऐसे ही कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो फैलने वाले नहीं होते, जो अग्रेसिव नहीं होते, या जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। लेकिन जो अग्रेसिव कैंसर सेल्स है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जब हम पता लगता है 4th स्टेज कैंसर हो गया, 3rd स्टेज कैंसर हो गया, वो खतरनाक है। लेकिन डाइट को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके, जूसिंग करके, खाना छोड़ के या अपनी बॉडी अल्कलाइन डाइट लेकर, तो हम अपने और नंगे पांव घास पे घूम के, टाइम को मेडिसिन बना के, जैसे 6 बजे के बाद खाना खाना तो मतलब कैंसर को बुलावा देना है। 6 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो मतलब आप बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनाएंगे तो सही रहेगा सब कुछ। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप हर एक बीमारी में बताते हैं कि उसमें कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, तो कैंसर के जो पेशेंट है उन्हें क्या ध्यान रखना है? तो मैं कैंसर के पेशेंट के ध्यान रखने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ कुछ पेशेंट्स हैं, डॉक्टर भी हैं, एक बार आप पेशेंट से मिलवाइए ज़रा, जो अपने कोई अनुभव बताना चाहते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी और क्या फ़ायदा हुआ है? जी बताइए। नमस्कार लीजिए सर, मैं करनाल से एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। क्या तकलीफ थी जब आप आए थे यहाँ पे? मेरे को तो 1 महीना हो गया जी। मेरी उंगली जो है सबसे छोटे वाली पैर वाली काली होनी शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर अंगूठा शुरू हुआ। ठीक है, और मेरे को जो है कम से कम 22 साल से शुगर है, ओके, जो शुगर की मैं दवाई खा रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे को 1.5 महीना हुआ होनी शुरू हुई है। ठीक है, तो मुझे इसका पता लगा था, तो यहाँ मैं आया टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। तो अब मुझे यहाँ कम से कम 9 दिन हो गए, आज 9वां दिन है। 9 दिन हो गए। हाँ जी। तो दर्द 9 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट थोड़ा दर्द मेरा कम हुआ है बस। दर्द कम हो गया। हाँ जी। वेरी गुड, बड़ा अच्छा साइन है ये हाँ थोड़ा कि आपके शुरुआत हो गई है वापस अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने की। तो आप पूरे देश के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? और आयुर्वेद में आने से पहले, जब आप जहाँ पे आप थे पहले गए, जहाँ पे आपने पहले दिखाया, उन्होंने क्या बोला आपको, क्या हो गया? उन्होंने कहा जी कि इसमें जो ब्लड नहीं जा रहा यहाँ नीचे से, ठीक है, तो इसलिए काली हो गई, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको काटना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पैर की उंगलियां काटनी पड़ेंगी आपकी। हम्म। अब आपको उम्मीद लग रही है कि यहाँ सही जगह आ गए हो, अब नहीं हाँ, काटनी डॉक्टर साहब पड़ेगी? ने कहा जी कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, दवाई ले जाओ कि महीने में। आयुर्वेद तो ठीक हो ही जाता है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो आम आदमी को पता नहीं होता। हाँ जी, जी। थैंक यू, तो मैं थैंक यू तो वेरी यही मच, कहना चाहूँगा धन्यवाद जी कि सभी आदमी आयुर्वेद से। आचार्य जी, पहला आपको नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मानसा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ में आया हूँ जी। अच्छा, पंजाब तो? हाँ जी दसो। 2021 में ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਂਠ ਬਣ ਗਈ ਕੰਨ पर। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2022 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। जी, 2022 में ऑपरेशन करवाया जी गुड़गांव। ठीक है, उन्होंने ऑपरेट कर दिया, फिर कहा भी सेके लवाएं, कीमो लवाएं। जी जी दसो। हाँ जी, फिर मैं बठिंडे से कीमो ਤੇ सेके ਲਵਾਏ ਜੀ। जी, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਂਠ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, मतलब पहले मूंह ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, हाँ जी, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸੋਜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਸੋਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਜ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਜੀ। 2021 ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬ ਗਈ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੂਈ ਟੈਸਟ ਤੇ MRI ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਓਕੇ। MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ ਜੀ। 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2021 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਫਿਰ 2022 ਚ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। 2022 ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ? ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। मतलब साल भी नहीं टपया ढंग ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ 23 ਸਾਲ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਟਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਚਾਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ।
चलो मैं तो thank यही स्नेह you। दूंगा जी। धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। और आप में से कोई बोलना चाहेगा? वो पीछे भैया नमस्कार। जी, नमस्कार। नेपाल से हूँ। नेपाल से? नेपाल। वाह, मैं 6 साल पहले ट्यूमर हुआ था, पैरोटिड ग्लैंड का कितने ट्यूमर। टाइम पहले की बात है? 2018 का। 2018 में ट्यूमर हुआ था। कहाँ पे? पैरोटिड पे, अच्छा ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड पे। और मेदांता में दिल्ली में सर्जरी किया थोड़ा सा माइक हल्का सा नीचे करो। मेदांता दिल्ली में सर्जरी किया था। ठीक है। उस टाइम गांठ निकाल के फेंक दिया। अच्छा, गांठ निकलवा ली? हाँ, ये कहाँ पे? पैरोटिड मेदांता कहाँ पे कराई? मेदांता, गुड़गांव। गुड़गांव में। गुड़गांव में अच्छा, नेपाल से गुड़गांव आए थे? गए थे। ओके। कितना खर्चा आया था उस टाइम? उस टाइम 7 लाख। 7 लाख रुपए। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फॉलोअप में 3 महीने फॉलोअप बुलाया, उसके बाद 6 महीने बुलाया, उसके बाद फॉलोअप में अभी तक बुला रहे। तो उसने डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि उतना गाइड नहीं लेते, पर फॉलोअप में आना चाहिए। तो 6 साल के बाद यहाँ जहाँ सर्जरी हुआ था जिस पार्ट पे, वहाँ पे फिर से घाव बन गया। अच्छा। डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरा नाम दिल्ली में क्या बोला कि ये हड्डी घिस रहा है, ये जब निकलना पड़ेगा पूरा, फिर से 7 लाख लगेगा बोल रहे। ओके। तो इसलिए अब कितना ऑपरेशन कराएंगे? 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। इसलिए तो आपका 2018 से लेके अब तक कितना पैसा लग चुका है टोटल? अभी तक होगा 10-12 लाख बचा है। 10-12 लाख लग हाँ, गया। आते जाते और बैठना। और हाँ। आप कितने कितने दिन बाद डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हो? अब 6 महीने में या साल भर में ओके। और दोबारा अब क्या बताया आपको, अब क्या करवाना पड़ेगा? सर्जरी। दोबारा फिर सर्जरी? सर्जरी फिर तो अब आप कराने को तैयार हो? नहीं सर्जरी। यहाँ यहाँ आए कितने दिन हो गए? 5 दिन। 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है? थोड़ा यहाँ जबड़े में थोड़ा स्वेलिंग कम हो गया, सूजन कम हो गया? सूजन कम हो गया है। और इसके अलावा कोई फायदा लग रहा है? और ये तो इतना घाव तो इतना कोई चुस्ती फुर्ती बढ़ी हो, नींद आने में फर्क पड़ा हो? नींद आती बराबर। नींद में फर्क पड़ गया? भूख तो लग पूरे रही, देश नींद के आ रही। लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि पहली बार ही कैंसर हो तो पहली बार ही आयुर्वेद में आ जाए कि सर्जरी कराने जाना चाहिए? मेरे भी मालूम नहीं था पहले। मेरे भी अब दूसरे लोगों ने बोला कि मेरे में जाओ, अच्छा हो जाएगा। तो सर्जरी किया था, उसके बाद फिर से आ गया। और कितने बार सर्जरी कराएंगे ना, कितने बार ऑर्गन भी शेप भी बिगड़ जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ अब जो हुआ एलोपैथिक सर्जरी हुआ, ठीक है, दोबारा नहीं करें सर्जरी, दोबारा नहीं करें। कितनी चलो बार शुक्र करेंगे? है, अब आपको समझ आ गई है हाँ। कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। थैंक यू, हाँ, थैंक यू दोबारा वेरी करें। मच, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन 3 में से 2 लोगों ने पहले सर्जरी कराई है कैंसर की और दोनों को दोबारा कैंसर आया है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब पहली बार कैंसर आए, अगर उसी टाइम अपना लाइफस्टाइल खाना पीना सुधार लेते तो ये इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं भुगतनी पड़ती, हमें नहीं झेलनी पड़ती। तो ये सारे दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए एक चुनौती भरी बात है कि पहली बार जब कैंसर आए उसी वक्त अपना खाना पीना सुधार दो, लाइफस्टाइल सुधार दो। हमारे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स की वीडियोस हैं या उनके रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं कि खाने पीने का ध्यान रख के, लाइफस्टाइल का सुधार करके आप कैंसर को हरा सकते हो। अच्छा आचार्य जी, अब दर्शक ये इंतजार कर रहे हैं कि आज आप उन्हें कौन सा आसन करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके बताए हुए आसन से उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों को कि एक तो आप भुजंग आसन रोज किया करें, भुजंग आसन। और एक मैं बताना चाहूँगा कि हमें आसन से पहले ना सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म व्यायाम ना हमारे लिए रामबाण काम करते हैं। जैसे अब एक छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम है कि दोनों पैरों को खोल लें हम और ये पंजों को अंदर लगाएं, बाहर लगाएं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का सिस्टम है, अब ये 1 2 मैं, आप सब भी करो मेरे साथ। यस, पैरों को खोल लो, पैरों को खोल लो और अंदर लगाओ। 1, टच करो अंदर, पैर खोल के फिर बाहर लगाओ, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह। और इसको ऐसे गोल घुमाओ पूरा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है, जिसमें कि चक्रास हैं, हमारे जो एनर्जी व्हील्स हैं, ये एनर्जी व्हील में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। हमारी रीढ़ की हड्डी का खून का दबाव प्रॉपर सही अंगों तक पहुंचता नहीं है। तो ये, इसको अब उल्टी तरफ घुमाओ, उल्टी तरफ घुमाओ। यस, घुमाओ। यस, और दोनों पैर खोल लो पूरे जितने खुलते हैं, और इस तरह 1 2 3 4 करते जाओ इस तरह। तो ये रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली बॉडी में खून का दौरा अगर सही तरह से, सही जगह पे
बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेंगे ना, तो ना तो कभी कैंसर होगा, ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी किडनी की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी लीवर की प्रॉब्लम आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सबको ध्यान देनी होंगी, और नहीं सुधरेंगे तो हमारी तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। और जितना ज़्यादा हम धरती से जुड़ेंगे, जैसे अब ये जब आसन कर रहे हैं तो आप नोटिस करें कि जिसके पाँव धरती पे टच है, जमीन पे घास पे टिके हुए हैं, तो मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल्स वो बाइंड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मतलब नंगे पाँव घास पे घूमना या धरती के टच में रहना कैंसर को हराने में, बॉडी के अंदर के सिस्टम को ठीक करने में रामबाण काम करता है। यानी कि और दिनचर्या की शुरुआत में योग बहुत जरूरी है। यस, और एक लास्ट में आ जाओ, दोनों पैर पकड़ लो इस तरह, कमर सीधी, पैर पकड़ के इस तरह, इसको आप तितली आसन कर सकते हैं। इसको आप अभी थोड़ी देर में जब तितली की तरह ऐसे ऐसे करोगे ना तो उड़ने भी लग जाओगे, मतलब बीमारियां उड़ने लग जाएंगी इनकी। बेसिकली तितली की तरह उड़ जाएगी बीमारियां आपकी। इस तरह करो रोज, पूरा नीचे करो, पूरा ऊपर नीचे, पैरों को पकड़ के कस के, कमर सीधी। यस, तो ये छोटे छोटे आसन है, प्राणायाम वगैरह हैं। अगर इंसान करता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, तो बीमारी कभी होती नहीं है, होगी नहीं कभी। और मुझे लगता है जो मुस्कुराहट हम आचार्य जी के चेहरे पे देख रहे हैं, जो रौनक हम देख रहे हैं, वही मुस्कुराहट, वही रौनक आपके चेहरे पे भी आ सकती है। आपको बस करना यही है। आचार्य मनीष जी जो टिप्स आपको दे रहे हैं, जो मंत्र आपको बता रहे हैं, जो बदलाव आपको अपनी दिनचर्या में करना है, उसे अपने जीवन में अपनाइए और इसी तरह से आप भी फिट रह सकते हैं। आचार्य जी, अब वक्त है आज के रामबाण का। आपका रामबाण यही, आज का रामबाण यही है कि खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाना जो खाते हो आप, उसको पानी बनाइए, मतलब इतना चबाइए कि मुंह में पानी बन जाए। और पानी भी लेना है तो चबा चबा के, घूट घूट करके, एक घूट को 32 से 40 बार चबाइए आप। और जो खाने की बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितनी होनी चाहिए, और इसको 32 से 40 बार चबाना है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपका हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और हमारा जो प्यूटरी ग्लैंड है, ये सब एक्टिवेट होते हैं, इनके रसायन ठीक होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। हम आजकल चबाते भी तो नहीं ना, हम किसी भी जगह की एक्सरसाइज करके राजी नहीं है। जब हम चबाएंगे नहीं तो प्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इन सबको कैसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, प्रॉपर कैसे एक्टिवेशन मिलेगा। तो खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को पानी बना के लीजिए और पानी को चबा चबा के लीजिए, और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीजिए। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, हमें जीना सीखो कार्यक्रम में, कि कैसे आपको जीना है और कैसे आपको दुरुस्त रहना है, कैसे खुद को चंगा रखना है। बस आपको ये चीजें करनी है, अपने जीवन में इन्हें अपनाइए, बदलाव लाइए, दिनचर्या में इन्हें शामिल करिए और खुद को निरोग रखिए। आज के जीना सीखो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।